तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आयुष पांडे। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पढ़ लिया था। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उनके ड्रग्स के नाम, यूजेस। अब ये जो वीडियो है इसमें हम एनसेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इनकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा, इनका ये नाम क्यों है? चलो, नाम हो जाता, मान लो एंटी इन्फ्लेमेटरी नाम हो जाता क्योंकि इनका मेन फंक्शन ही इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है, लेकिन नॉन स्टीरॉयडल नाम क्यों पड़ गया? अच्छा, आप सबको पता है जो स्टीरॉइड्स होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो, उनका काम तो होता है, जैसे कोई बॉडी बिल्डर है वो स्टीरॉइड लेता है, उसकी बॉडी में वो स्टीरॉइड करता क्या है? वो एनाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी वो जो मसल प्रोटीन की सिंथेसिस है उसे बढ़ाता है ताकि उसकी मसल का साइज बढ़े। लेकिन आपने सुना होगा कि स्टेरॉइड जो बॉडी बिल्डर लेते हैं वो हमेशा डॉक्टर के निगरानी में ही लेते हैं, क्योंकि अगर स्टेरॉइड का ओवरडोज या कुछ भी हो गया तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो स्टेरॉइड का एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि वो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, यानी जो हमारी बॉडी की नेचुरल जो अंदर इम्यूनिटी है, टी सेल्स, बी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, ये सब, इन सब का प्रोडक्शन कम कराता है, बोन मैरो डिप्रेशन कराता है स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड क्या कराते हैं? इम्यून इम्यून सप्रेशन कराते हैं। तो और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी इनका होता है। तो यानी दो ड्रग्स हो गई, एक हो गई स्टेरॉइड, दूसरी हो गई ये एनसेड, जिनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इनका इम्यून सप्रेजेंट इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए नॉन स्टेरॉइडल अलग से नाम में डाला गया है। ओके। तो फुल फॉर्म तो बता ही दी। दे आर कॉमनली यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स यानी पेन रिलीवर, पेन किलर। ओके। तो अब कौन कौन से पेन में हम एनसेड देते हैं? तो जो मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है उसमें एनसेड दिए जाते हैं। मस्कुलोस्केलेटल पेन माने जैसे कोई रनिंग करके आया है तो पैर में जैसे दर्द होता है, वहां पे डाइक्लोफिनेक का जेल लगा लेते हैं लोग, वैसे। कैंसर के पेन में ओपियोइड्स दिए जाते हैं। और न्यूरोपैथी के पेन में प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, या फिर जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं वो दी जाती है। ओके, न्यूरोपैथी पेन मतलब अगर नर्व की कोई पैथोलॉजी है उसकी वजह से पेन हो रहा है वो। प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हालांकि अभी बात आप याद रखो कि एनसेड्स मस्कुलोस्केलेटल पेन में दिए। तो देखो जैसे क्या था, जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम था, अराकिडोनिक एसिड पे साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट कर रहा था और उससे प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे थे। और प्रोस्टाग्लैंडिन ही फीवर, इन्फ्लेमेशन, पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एनसेड ने क्या किया? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनिबिट किया, जिससे वो पेन कम हो। सिंपल ये बात। एनसेड ने इसे इनिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम कर। तो अब कॉक्स भी आपको पता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगा, बायोकेम में दो टाइप के होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 2। तो इसमें से जो मेन एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के लिए है वो तो देखो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 है। जो 1 होता है, 1 आपका मेनली गैस्ट्रिक म्यूकोजा में होता है और ये उसकी एपिथेलियम को मेंटेन रखता है। तो इसीलिए अगर कॉक्स 1 इनहिबिट हो गया तो वो गैस्ट्राइटिस, ब्लीडिंग, एनाल्जेसिक, न्यूरोपैथी कराता है। मेनली गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज, ये सब कराता है। कॉक्स 1 का रोल है कि वो गैस्ट्रिक एपिथेलियम को मेंटेन रखे। तो इसीलिए मेन हमारा टारगेट क्या होता है? कॉक्स 2 होता है। ये तो समझ गए होंगे। तो इनहिबिशन ऑफ कॉक्स 2 इज फॉर ट्रीटिंग पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनसाइड्स अब क्या होता है? अब जैसे हमने पढ़ लिया कि दो कॉक्स होते हैं, 1 एंड 2। तो कोई एनसाइड होगा जो दोनों को इनहिबिट करेगा, यानी वो क्या होगा? नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होगा, फर्स्ट वाला। कोई एनसाइड होगा जो करेगा तो दोनों को इनहिबिट, लेकिन टू को ज्यादा इनहिबिट करेगा एज कम्पेयर टू 1। करेगा दोनों को लेकिन टू पे एक्शन ज्यादा होगा, वो होगा प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर। फिर एक होगा जो सिर्फ टू को इनहिबिट करेगा, 1 पे उसका कोई खास इफेक्ट, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो वो होगा सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की। तो दीज इनहिबिट बोथ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। सो अब इनहिबिशन कैसे हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है रिवर्सिबल, एक हो सकता है रिवर्सिबल। सबसे पहले रिवर्सिबल की बात करें तो एक ड्रग आती है एस्पिरिन, सबने सुना होगा एस्पिरिन। हेडेक में खाते हैं लोग एस्पिरिन। अब समझ गए होंगे कि हेडेक में क्यों खा रहे हैं, क्योंकि पेन तो कम कर रहा है। और रिवर्सिबल में अदर ड्रग्स होती है, जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह वगैरह, मेथेनेमिक एसिड, ये सब। हालांकि सबसे पहले अब हम बात करते हैं एस्पिरिन के बारे में। तो एस्पिरिन की स्पेलिंग को ही तोड़ के उसके प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी गई है। सबसे पहला है ए से एस्पिरिन की एंटी प्लेटिलेट प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम सबको पता है थ्रोम्बोक्सिन ए टू की सिंथेसिस नहीं कराता, जिससे प्लेटिलेट एग्रीगेशन नहीं होता। सिंपल। और बाकी एंटी पायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनर्जेटिक है।
एस से क्या मतलब है? एस से मतलब है इट फॉलो सैचुरेशन काइनेटिक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सबको पता है दो टाइप के एलिमिनेशन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होता है। ये सब तो पता ही होगा सबको। तो जो एस्पिरिन है वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन से हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है। ठीक है। यहाँ लिखा भी है कि व्हेन अ हाई डोज ऑफ एस्पिरिन इज गिवन इट फॉलोज जीरो, बट नॉर्मल डोज फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। आप बस इतना याद रखो कि नॉर्मल डोज में वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। पी से है कि इट प्रिवेंट्स कोलॉन कैंसर एंड प्री एक्लेम्शिया एंड प्रोलॉन्ग्स द ब्लीडिंग टाइम। ओके। आई से है इट इज अ इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। एक इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि ये यूरिक एसिड को बढ़ाता है व्हेन लेस देन 2 ग्राम्स इज यूज्ड। यूरिक एसिड को, ये हमारे सर्कुलेशन में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। आर से है रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम क्या है? अगर हम इसे किसी 12 साल से छोटे बच्चे में एस्पिरिन को दे, तो वो फैटी डीजनरेशन ऑफ लिवर कराता है, मतलब फैटी लिवर करा सकता है उस बच्चे में अगर वो 12 साल से छोटा है। आई से है आयरन टैपिंग। एस्पिरिन क्या है? एक एसिडिक ड्रग है। तो इट कैन कॉज गैस्ट्राइटिस। जो एस्पिरिन है वो गैस्ट्राइटिस करा सकता है। आयरन टैपिंग इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये एक्सक्रीट नहीं होता है। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है स्टमक का, तो वहाँ ये एक्सक्रीट नहीं होगा हमारे स्टमक से, और वहीं रहेगा। और वहीं रहेगा तो प्रोलॉन्ग टाइम में गैस्ट्राइटिस कराता है, क्योंकि इरिवर्सिबल कॉक्स टू इनहिबिटर, कॉक्स इनहिबिटर है, तो कॉक्स वन को भी इनहिबिट कर देता है। एन से है इट कैन कॉज नेफ्रोपैथी। ओके। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। एक पॉइंट यहाँ है कि, अच्छा, मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। जैसे हमने देखा कि ये कॉक्स टू को भी इनहिबिट कर रहा है, तो क्या होगा? थ्रोम्बोक्सिन ए टू नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज और है कि जो कॉक्स टू से एक और चीज भी तो बन रही थी, वो बन रही थी आपकी PgI2। अब PgI2 ये क्या करता है? आपके प्लेटिलेट एग्रीगेशन को बढ़ाता है, लेकिन ये इनहिबिट करता है। और दूसरी बात क्या है कि जो आपका PgI2 है वो एंडोथीलियल सेल से बनता है, और जो थ्रोम्बोक्सिन ए टू है वो प्लेटिलेट से बनता है। तो प्लेटिलेट में तो न्यूक्लियाई है नहीं, तो एक बार थ्रोम्बोक्सिन ए टू की बनना रुक गया, तो वो आगे जाके उसके पास स्टोर्स भी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियाई नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियाई में स्टोर होगा। तो थ्रोम्बोक्सिन ए टू कहीं से नहीं बनेगा, तो थ्रोम्बोक्सिन ए टू कुछ टाइम के लिए डेफिशिएंटली रहेगा जब तक एस्पिरिन सर्कुलेशन में है। लेकिन PgI2 तो एंडोथीलियम में है, और एंडोथीलियम के पास न्यूक्लियाई होता है, तो वहां पे PgI2 दोबारा बन सकता है, तो PgI2 का लेवल आगे जाके बढ़ सकता है। ये आप याद रखो। और अगर PgI2 का लेवल बढ़ गया, तो PgI2 क्या कराता है? प्लेटिलेट एग्रीगेशन को कम कराता है। ठीक है। अब हम नॉन सिलेक्टिव रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर्स के बारे में बात करते हैं। एस्पिरिन क्या था? इरिवर्सिबल। नॉन सिलेक्टिव रिवर्सिबल में जैसे एक ड्रग आ गई इंडोमेथासिन। ये क्या करती है? आपके न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस को कम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट में देते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस में इसे देते हैं, ताकि जो डक्ट ओपन है उसे क्लोज कर सके। एडवर्स इफेक्ट क्या है? सीवियर फ्रंटल हेडेक, साइकोसिस, हेलुसिनेशन, सुसाइडल टेंडेंसी। कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं? एपिलेप्टिक पेशेंट में, डिप्रेशन में, और साइकोटिक प्रॉब्लम। आइबुप्रोफेन हो गया, इट इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन चिल्ड्रन। मेफेनेमिक एसिड हो गया, इट गेट्स कंसंट्रेटेड इन यूट्रस एंड डिक्रीजेस द प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी, so it is used to treat dysmenorrhea. पैरासीटामोल, वो मोस्ट कॉमन ड्रग जो सबने खाई होगी, सुनी होगी, एक दूसरे को प्रिस्क्राइब भी करी होगी। पैरासीटामोल का दूसरा नाम होता है एसिटामिनोफेन। ये आप याद रखो कि पैरासीटामोल का दूसरा नाम होता है एसिटामिनोफेन। एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है। और ये फीवर में क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे हाइपोथैलेमस में एक एंजाइम होता है कॉक्स 3। तो पैरासीटामोल PCM इसे इनहिबिट करता है, जिससे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो नीचे आता है, क्योंकि फीवर में इंक्रीज रहता है तो हमें उसे कम करना है। तो कॉक्स 3 का इनिबिशन से वो कम होता है। ठीक है। एक चीज यहाँ लिखी गई है कि जो पैरासीटामोल है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो कैसे सही करता है? तो उसमें ड्रग दी जाती है जिसका नाम होता है एन एसिटाइल सिस्टीन। पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस एन एसिटाइल सिस्टीन, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा ये है कि पैरासीटामोल हमारे लिवर में NaBQI में कन्वर्ट होता है।
और NaBQI फिर ग्लूकोरोनाइडेशन से अ, आपका आगे जाके मेटाबोलाइज होता है, और जो NaBQI है वो एक्सेस अमाउंट में टॉक्सिक है। ओके। बाकी ये कुछ ड्रग्स दी गई है, आप रीड कर सकते हो तो कर लो, इम्पोर्टेंट नहीं है सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ। फिर प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर पे आते हैं। प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर क्या होगा? दे इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज 2 प्रेफरेंशियली देन साइक्लोऑक्सीजनेज 1। एंड एडवांटेज क्या है? द लोअर द रिस्क ऑफ गेस्ट्राइटिस। एग्जाम्पल हो गए जैसे निमेसोलाइड, डाइक्लोफिनेक, मोस्ट कॉमन ड्रग डाइक्लोफिनेक, जेल आता है जिसका। ओके। एसेक्लोफिनेक। सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर हो गए, दैट इनहिबिट ओनली द कॉक्स 2 एंजाइम। तो गेस्ट्राइटिस के चांसेस तो मिनिमल या फिर जीरो ही है। इनका आप याद रखो कि ये एंड होते हैं कॉक्सिब से, तो सेलिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, ये सब हो गए। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। एक आप याद रखो, इनका एक पॉइंट होता है कि ये पेशेंट का रिस्क इंक्रीज करते हैं एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए, इसलिए इसे हम हार्ट पेशेंट्स में नहीं देते। ये आपको याद रखना। ओके। तो ये था एनसेट्स का टॉपिक। थैंक यू।